देखो अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या है ना, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू लैटरल सरफेसेस इंक्लाइंड एट ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। और ये जो रहेगा ये तुम्हारा ऐसा ट्रायंगल के फॉर्मेशन में होता है, इसके जैसे में होता है, जिसमें कि दो सरफेस आपस में रिफ्रैक्टेड रहता है, मतलब कि एक एंगल पे वो दोनों आपस में रिफ्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक तरफ में से अगर लाइट आ रहा है, ये नॉर्मल है, ये एक तरफ में से लाइट आ रहा है रेयरर वाले मीडियम से, तो जैसे ये डेंसर वाले मीडियम के अंदर जाएगा ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल किधर होगा, तो ये अपना 90 डिग्री जो बन रहा है यही नॉर्मल होगा, इसके वजह से बेंड हो जाता है नॉर्मल के तरफ में। और जैसे ही ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो ये बाहर की तरफ में फिर वो बेंड हो जाता है, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रिज्म के अंदर में लाइट का। अब यहाँ पर जितना जितना दिया हुआ है ये सारा तुमको याद करना है, ये डायग्राम पूछ देता है कभी कभी। ये टॉपिक हम लोग का मेन है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म। होता क्या है कि जो सनलाइट से जो भी हम लोग को रोशनी मिल रहा है वो होता है व्हाइट लाइट के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग पॉलीक्रोमैटिक लाइट भी कहते हैं। तब ये जो लाइट है प्रिज्म के अंदर अगर जाएगा तो प्रिज्म के अंदर में जाने के वजह से ये अलग अलग कलर्स में बढ़ जाता है बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ के वजह से। ठीक है, जिसमें कि सबसे ऊपर रहेगा रेड, सबसे नीचे में रहेगा वायलेट, जिसको कि हम लोग विबग्योर कहते हैं। ठीक है, VIBGYOR, ये वाला विबग्योर हम लोग कहते हैं। सबसे पहले वायलेट नीचे की तरफ में, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा करके रहता है। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगा वो होगा तुम्हारे, सबसे कम जो होगा वो होगा तुम्हारे रेड का, और सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा वायलेट का। क्लियर है? अब कॉजेज और डिस्पर्सन होता क्यों है, तो इन अ वैक्यूम और एयर लाइट रेज ऑफ ऑल द कलर्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड में ट्रैवल होता है। लेकिन जब मीडियम एक दूसरे का डिफर करता है, यानी कि ये पहला तो रेयरर मीडियम था, अंदर जैसे ही गया तो ये डेंसर मीडियम में आ गया। ठीक है, तो ये रेयरर से जब भी डेंसर मीडियम में गया तो ये जो लाइट रे है ये अलग अलग 7 कलर्स में टूट जाता है, जिसमें कि पहला तुम्हारा क्या होगा कि वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। ठीक, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेविएशन का। समझ में आया? जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना कम डेविएशन होगा। मतलब कि जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम वो डेविएट करेगा। क्या बोले हम? जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम वो डेविएट करेगा। यहाँ पर जो सबसे लीस्ट डेविएटेड है, देखो सबसे लीस्ट डेविएटेड है वो है तुम्हारा वायलेट। इसका मतलब कि वायलेट का जो तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी था, वेवलेंथ था, वो सबसे ज्यादा है। सबसे कम है तुम्हारा, देखो ऊपर की तरफ में रेड है, मतलब कि रेड का वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो इसी की वजह से सबसे कम है, तो इसका डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? वेवलेंथ बढ़ेगा तो डेविएशन घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। समझ में आया? चलो, उसके बाद है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है कि द विजिबल लाइट रेज फ्रॉम इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इन अ वेवलेंथ। तो जो वायलेट का वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर, और जो रेड का वेवलेंथ होता है वो अपना होता है 700 नैनोमीटर। तो इसी की वजह से हम लोग हमेशा रेड वाला ही नजर आता है, वायलेट हम लोग नहीं देख पाते हैं ज्यादा। समझ में आया? उसके बाद है न्यूटन्स प्रिज्म। न्यूटन क्या किया था ना कि दो को प्रिज्म लिया, एक को वो सीधा रखा और दूसरा को वो इन्वर्टेड कर दिया। तो जब वो सीधा रखा तो क्या हुआ कि यहाँ पर डिस्पर्सन हुआ, ठीक है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन हुआ, और जैसे ही एक दूसरा प्रिज्म को हम लोग इन्वर्ट करके यहाँ पे रख दिए तो ये जो अंदर से जा रहा था जितना भी डिस्पर्स होकर के लाइट, वो सारा वापस में व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? ये था तुम्हारे न्यूटन का प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब आगे देखते सर, मतलब इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन। हाँ, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट पूछ देता है कि क्या है। अब देखो रेनबो का कैसे फॉर्मेशन होता है, एकदम ध्यान से देखोगे, समझो।
ऐसे देखोगे बाबू, देखो इधर इधर ही देख लो, सब समझ में आएगा। ये जो सनलाइट की तरफ से जो व्हाइट लाइट आता है, जब बारिश होता है ना, तो बारिश के दिनों में जो वाटर का ड्रॉप होगा, तो वो वाटर का ड्रॉप एज अ ग्लास प्रिज्म के जैसे एक्ट करता है। और ग्लास प्रिज्म का फंक्शन क्या है, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखे थे, क्या था फंक्शन उसका, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देना। ठीक है, तो डिस्पर्स कर देना, क्या तुम बोला, स्प्लिट भी करना सेम ही हुआ, लेकिन डिस्पर्स बोलोगे यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देता है। और जैसे ही ये व्हाइट लाइट रेन ड्रॉप के अंदर में आएगा, तो ये अपना 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, 7 कलर्स में जैसे ही डिस्पर्स होगा, तो ये आपस में उधर जाके टकराएगा, फिर ये बाहर जब निकलेगा ना, तब वही हमको रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है। हमेशा याद रखना है कि जिस तरफ सनलाइट होगा, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग को रेनबो दिखता है। इस तरफ है सनलाइट, तो इस तरफ में हम लोग को रेनबो का दिखेगा, क्योंकि उधर से सनलाइट आएगा, इधर में वाटर ड्रॉपलेट उसके अंदर टकराएगा, फिर वो निकलेगा 7 कलर्स में, तब उधर में हमको रेनबो दिखता है। समझ में आया बात, कैसे होता है फॉर्मेशन? कोई दिक्कत? हाँ, नहीं समझ में आया? पक्का? तो रेनबो क्या है? रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ dispersion. It is formed in the sky after rainfall when the sun is shining. Tiny water droplets in the prism act like a small prism. These water droplets refract sunlight when it enters, disperse it into 7 colors, or internally reflect the light inside the droplet. Internal reflect यानी कि internal reflection क्या होता है? जब white light अंदर की तरफ में ही 2 बार disperse कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं total internal reflection। समझ में आया? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर या फिर एक रिफ्रैक्टिंग बॉडी के अंदर में 2 बार डिस्पर्स हो जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम? इसमें भी तो 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया, 2 बार नहीं ना हुआ, एक ही प्रिज्म के अंदर में 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, तब वो डबल आएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आएगा। तो देन द रिफ्रैक्ट अगेन व्हेन द लाइट एग्जिट्स द ड्रॉपलेट, फिर से रिफ्रैक्ट होता है, फिर ये आपस में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है अपना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पीछे वाला में कोई दिक्कत? अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो इधर, ध्यान से समझना इसको भी कैसे काम करता है। जो हम लोग को सनलाइट दिखता है ना सुबह की तरफ में, सुबह में जो हम लोग को सनलाइट दिखता है, वो एक्चुअल सनलाइट नहीं होता है, वो होता है अपेरेंट सनलाइट। क्यों? समझा रहे हैं। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बाहर जो स्पेस है, बाहर कौन सा मीडियम होगा, रेयरर होगा कि डेंसर होगा? रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, स्पेस जो होगा वो तुम्हारा रेयरर मीडियम हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर वैक्यूम है, क्योंकि वहां पे तो कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो वो रेयरर मीडियम हो गया। और जैसे ही एटमॉस्फेयर है, वो हो जाएगा तुम्हारा डेंसर मीडियम। तो होता क्या है कि जब सूरज अपना जो एक्चुअल पोजीशन पे है, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन पे इसका जो लाइट रे आया, अब क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना, ये तुम्हारा बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ में। मतलब यहाँ बीच में अगर नॉर्मल है, तो ये इसके तरफ में, नीचे की तरफ में ऐसा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और जैसे ही ये नीचे की तरफ में बेंड होगा ना, और वापस जब मेरे आंख पे यहाँ पे पड़ेगा, तो हम इसको जो देखेंगे तो हमको यहाँ पे नजर आएगा। समझे? नहीं समझे? फिर से समझो, फिर से समझो। ये एक्चुअल पोजीशन है सन का। अब क्या हुआ कि इसमें से लाइट रे आया, तो लाइट रे आया तो किधर बेंड करेगा? नॉर्मल के तरफ में, मतलब कि हम लोग के आंख के तरफ में। तो जैसे ही बेंड करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में बेंड करता है। यहाँ पे फिगर उतना क्लियर नहीं है, आंख को थोड़ा सा और इस तरफ में यहाँ पे प्लेस होना चाहिए था, यहाँ के तरफ में, यहाँ के तरफ में। तो ये जैसे ही हम लोग के आंख पे ऐसे पड़ता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये इस तक अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं होकर के यहाँ पे है। समझ में आया? क्योंकि हम लोग तो उधर ही देख रहे हैं जिस तरफ लाइट रे आ रहा है, और ओरिजिनल पोजीशन तो सूरज का यहाँ है, लेकिन हम लोग को दिखता है यहाँ। इसको हम लोग कहते हैं अपैरेंट पोजीशन, और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल पोजीशन। समझ में आया है? हाँ, ऐसे ही दिखेगा। सिर्फ 12 बजे जो होता है, 12 बजे सूरज एकदम ऊपर की तरफ में होता है, तो वहां पर एक्चुअल पोजीशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये हॉरिजन के पास आते जाता है ना, ये हॉरिजन इसको कहते हैं, ये वाला लेयर को।
ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर हुआ, जैसे जैसे हॉरिजन के पास आते रहेगा, मतलब कि 12 बजे हॉरिजन एकदम पास हो जाएगा, 90 डिग्री पे बनता है, तो वहां पे हम लोग को कोई भी तरीके का रिफ्रैक्शन नजर नहीं आएगा, वहां तक एक्चुअल पोजीशन पे हमको नजर आएगा। पलक समझ आया है? सही बताओ, थोड़ा थोड़ा तुमको बोलो। सर अभी जैसे यहाँ पे सूरज होगा, तो अभी जो उसका अपैरेंट पोजीशन अभी वो यहाँ पे लिखा है, तो वो किस साइड होगा, लेफ्ट या राइट साइड? सूरज जैसे मान लो यहाँ पे अभी हमको दिख रहा होगा बाहर में, मतलब यहीं से समझ लो कि हम लोग को वहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअल नहीं होगा। किस साइड है, लेफ्ट या राइट? वो नीचे होगा, हाँ, लेफ्ट राइट नहीं ना होगा। ऐसे सूरज ट्रेवल कर रहा है ना, तो लेफ्ट राइट का क्या मतलब है यहाँ पर? समझ में आया बात? समझ में आया अनीस? आया क्या? 1 मिनट में भी हमको तुम लोग सब समझाओगे कि करके ये वाला चीज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसको हम लोग कहते हैं एडवांस सनराइज, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एडवांस सनराइज। कितना मिनट का होता है डिफरेंस? तो ये 2 मिनट का डिफरेंस होता है ओनली, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हमको सूरज जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता है, हमेशा वो हमको अपैरेंट पोजीशन पे दिखाएगा। कितना देर का डिफरेंस होगा? 2 मिनट का वहाँ पर डिफरेंस होता है। कैसे नहीं मिलेगा? जाओ मैम के पास लेकर के जाओ। क्या बोल रहे हो? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एडवांस सनराइज क्यों होता है और उसका क्या कारण है, तो तुमको ये पूरा फिनोमिना एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? दूसरा क्या है? अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। जो स्टार है हमको वो ट्विंकल करते हुए नजर आता है, और सेम चीज यहाँ पर भी है जैसा स्टार का, जैसा सन का है, ठीक है। सन भी जो है अपना यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन पे है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द अर्थ हमको वो अपने अपैरेंट पोजीशन पे दिखाता है स्टार। समझ में आया? और वो ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आता है? तो सेम चीज वही, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अनइवन है, ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर क्लाउड्स है, कहीं पर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स है, कहीं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। तो जब एटमॉस्फेयर ऐसा ऐसा चलते जाता है ना, तो उसी के वजह से जो लाइट रे आता है तो थोड़ा डीले पे नजर आता है हम लोग को, इसी के वजह से वो हमको ट्विंकल करते हुए नजर आता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अपैरेंट पोजीशन जो स्टार का है वो क्यों है, और दूसरा हमको वो ट्विंकलिंग करके क्यों नजर आता है। समझ में आया? तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ट्विंकल ऑफ द स्टार इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंज इन द एयर टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग, causing the path of the sunlight to bend irregularly. Since stars appear as a point source of light, even a slight change in the light path leads to the variation in the brightness. This makes the star appear twinkle. अब बताओ हमको स्टार ट्विंकल क्यों करता है? क्या ना यार? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पे चलो, ज्यादा नीचे चल गई। अब बताओ प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल क्यों नहीं करता है? बोलो पलक। बहुत पास रहता है प्लैनेट। पॉइंट्स पहले पढ़ लो अगर दिक्कत हो रहा है तो। देखो प्लैनेट्स जो है वो मच क्लोजर टू अर्थ है देन द स्टार्स, और यह कहा है दे अपीयर एज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ द लाइट, नॉट अ पॉइंट साइज। ईच प्लैनेट एक्ट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ many tiny point sources. Atmosphere refraction of the effect, each the poor points slightly different, but their light averages out, so the overall brightness remains stable. Hence the planets appear to be shine steady and do not twinkle. साफ सब में यही पॉइंट है कि जो प्लैनेट है उसमें कोई सा भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसके वजह से वो लाइट को रिफ्रैक्ट करे या फिर रिफ्लेक्ट करे। समझ में आया? इसी के वजह से तुम्हारा जो भी प्लैनेट है वो सारा रिफ्लेक्शन या फिर हमको नजर नहीं आ सकता है। एक ही प्लैनेट है जो कि है वेनस, इसमें लिखा नहीं है। वेनस का जो है ना वो सरफेस वो थोड़ा सा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है, रिफ्रैक्ट करवा देता है, और वो सुबह के और शाम के टाइम में दिखता है, इसीलिए वेनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया? चलो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आगे देखते हैं।
नीचे देखोगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, जो हम ऊपर में बताए थे वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखना है। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या है, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द अक्रॉस द हॉरिजन बाय द सन। देखो होता क्या है, अभी जो हम ऊपर समझाए थे ये वाला चीज, ये तो समझ में आ गया था, ये क्लियर था। एडवांस सनराइज क्यों होता है समझाओ फिर से। अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना यार। हाँ कौन? सनराइज, सनरेज तो नहीं दिख करके हमको अपेरेंट पोजीशन पे नजर आता है, तो ये हो गया सनराइज का। और डिलेड सनसेट में क्या होता है कि हमको यही सेम चीज होता है। डिलेड सनसेट में सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक हमको दिखता है। सूरज यहाँ डूब चुका है लेकिन हमको वहां पे ऊपर की तरफ में हमेशा दिख रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा मॉर्निंग वाला दिखा है, इसी का जस्ट अपोजिट बनता है, मतलब कि सूरज ऊपर की तरफ में, ये नीचे की तरफ में हो जाता है। तो सर लाइक डाउट बोलो ना। जो रियलिटी वाला उसको कैसे पता करते हैं कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है, जबकि हम लोग को हाई में प्रॉब्लम है। तुम देख ही नहीं सकते हो, तो टेलीस्कोप से चीज़ टेलीस्कोप से देख सकते हो, लेकिन जब तुम आंख से देख रहे हो तो वो तो लाइट रे ही तुम्हारे आंख पे आ रहा है ना, तुम तो सोचोगे कि हाँ वहीं पे है सूरज, लेकिन वो अपने पोजीशन पे नहीं है। मतलब ये हर 2 मिनट में एक लाइट रे दिखता रहता है, सिर्फ वही इमेज दिखता है। नहीं नहीं, तुम कुछ और बोले फिर से। मतलब ये लाइट है, ठीक आप बोले इसका 2 मिनट का हो जाता है डिस्टेंस का, तो मतलब हर 2 मिनट में बहुत सा लाइट या लाइट लगातार दिखते रहता है। लगातार ही आता है, लगातार ही आते रहता है, रुकता थोड़े है रे, सूरज बुझ जाता है एक बार लाइट छोड़ करके। पलक समझ में आया ऋषभ? चलो अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके थे, यहाँ पे बस थोड़ा सा और देखना है। द रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन ऑल द डायरेक्शन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल। जब झाड़ू करते होगे या फिर अगर खिड़की सुबह में खोल देते होगे तो जो लाइट रे है एक स्पॉट से अंदर में आ रहा है, हमको वो पाथ विजिबल होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्स मेनली ब्लू लाइट। जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करवा पाता है। अभी हम लोग समझेंगे वो वाला चीज कि सुबह में भी हम लोग को जो एटमॉस्फेयर है वो रेड नजर आता है, शाम में भी रेड नजर आता है, दिन में ब्लू क्यों हो जाता है, समझा? तो ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसमें पढ़ोगे कि लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ और स्मॉल शॉर्टर वेवलेंथ ग्रेटर विल बी द स्कैटरिंग। जो शॉर्टर वेवलेंथ का है तो स्कैटरिंग वहां पर ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे समझो, टिंडल इफेक्ट जो है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अरे छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है वो लाइट रे को रोक देता है, ठीक है, जिसके वजह से लाइट रे स्कैटर करता है और हमको वो फिर नजर आता है। वही जो पाथ वाला था वही जो है, समझ में आया? टिंडल इफेक्ट इसी को कहते हैं। अब स्काई देखो तुमको ब्लू क्यों नजर आता है, समझे? नीचे आ जाओ। तो सनलाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय द स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इट्स पासेस। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा तुम्हारा स्कैटरिंग होगा या फिर डिस्पर्सन होता है, ठीक है, उतना कम डिस्पर्सन होगा। तो ब्लू विल बी द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विच स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द रेड। अब क्या होगा कि जब हॉरिजन के ऊपर आ जाता है सन, हॉरिजन के ऊपर सन आने का मतलब क्या है कि जब सन अपना नीचे वाले पॉइंट से जो सनराइज होने के बाद होता है तो वो जब ऊपर चल जाता है तो वहां पर से जो लाइट रे आया, लाइट रे जब वहां से आएगा तो उस टाइम सबसे ज्यादा जो स्कैटर करने वाला लाइट होता है वो होता है ब्लू कलर का। कौन सा? ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर ही फिर ओवरऑल हम लोग का एटमॉस्फेयर में आ जाता है। लेकिन जो सन है जब हॉरिजन पे रहता है, नीचे में दिया है फिगर क्या? नहीं दिया। लेकिन जब सन है जो हॉरिजन पे आता है, हॉरिजन वही जो अभी हम लोग ऊपर वाला फिगर देखते हैं, ये वाला है, देखो। जब हॉरिजन पे रहता है तो यहाँ पर एकदम ऐसा बीच में से जाता है लाइट रेज, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है वो रेड कलर का होता है। और जैसे ही ये सन धीरे धीरे ऊपर की तरफ में जाएगा तब जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वाला है वो तुम्हारा ब्लू कलर का होता है। इसी की वजह से फिर स्काई हमको ब्लू कलर का नजर आता है। समझ में आया?
नहीं है। डेढ़ से 12 बजे से पहले तक वो रेड दिखता है इस टाइम। 1:30 से 12 बजे के पहले। आप ओरिजिन बोले ना। हाँ, 12 बजे हॉरिजन। तक आता नहीं 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 नहीं, हॉरिजन मतलब एकदम जहाँ तुम हो उससे 90 डिग्री। है। तो इससे नाइट उससे 90 डिग्री। हॉरिजन का मतलब तुम लोग समझा कि नहीं समझा? हॉरिजन का मतलब समझे? तुम जहाँ पे हो बस उससे 90 डिग्री का एकदम लाइट रे। ठीक है सर। ठीक है, 90 डिग्री का जहाँ है। तो प्रॉब्लम है, रेड कलर में ज़्यादा होता है। हॉरिजन के नीचे रहेगा तो उस टाइम में रेड कलर होगा। हॉरिजन के ऊपर चला जाएगा सन, जो एक्चुअल सन है उसका बात कर रहे हैं। एक्चुअल सन अगर हॉरिजन के ऊपर चला जाएगा तो उस टाइम ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक होगा क्या, होगा कैसे? जब हॉरिजन के नीचे होता है तो ये जो एंगल बनता है ना इस लाइट रे का, वो एंगल के वजह से सबसे ज्यादा जो डेविएट करने वाला कलर होता है वो होता है रेड कलर का। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर? रेड कलर। अब जब ये हॉरिजन के ऊपर की तरफ में चला जाएगा तो सबसे जो ज्यादा डेविएट करता है वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम में जो वेवलेंथ होता है वो स्पीडली ट्रैवल करता है, और स्पीड ट्रैवल करेगा यानी कि वेवलेंथ जो अगर ज्यादा है तो वहां पे डिस्पर्सन कम वाला का दिखता है। तो सबसे कम डिस्पर्स कौन सा होता था? वो रेड वाला, याद है ऊपर में? ठीक है, तो सबसे कम डिस्पर्स होगा रेड वाला, यानी कि जो रेड है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा पूरे में। लेकिन जैसे ही कौन हल्ला कर रहा है देखे तो उधर, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये सन जो है हॉरिजन के ऊपर की तरफ में चला जाएगा, सबसे जो कम डेविएट होगा कलर, सबसे कम होगा ब्लू वाला, तो फिर वो ब्लू वाला नजर आता है। समझ में आया? इसको पूरा रट्टा मार जाना, अगर एकदम नहीं बुझा रहा है तो ये एकदम पूछता है कि ब्लू कलर का स्काई और रेड कलर का स्काई क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट में। पूरा इस पेज को पूरा रट्टा मार लेना बढ़िया से। वो भी है आगे, वो भी पढ़ाएंगे। समझ गए इतना? आगे देखो नीचे में, without the earth atmosphere no scattering of light would be occur and the sky would appear dark। एटमोस्फेयर के बिना हम लोग का स्कैटरिंग होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो स्काई जो है हम लोग का फिर डार्क नजर आएगा। समझ में आया? समझ में आया? सनलाइट के वजह से स्कैटरिंग हो रहा है, उसी के वजह से डिस्पर्सन हो रहा है, यानी कि ब्लू और रेड कलर जो है डिस्पर्स हो रहा है। अगर एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं तो वहां पर डिस्पर्सन तो होगा ही नहीं, तो हमको पूरा फिर डार्क नजर आएगा। समझ में आया? और रेड को डेंजर साइन के लिए क्यों यूज करते हैं? सबसे क्लियर दिखता है। अरे सबसे ज्यादा ये स्कैटर होता है, डरावना दिखता है। सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाला कलर रेड कलर है, इसी के वजह से हम लोग का आई कैची है रेड कलर। रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा यानी कि डिस्पर्सन कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा, इसी की वजह से। तो रेड कलर स्कैटर्स द लीस्ट ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, allowing it to remain visible over a long distance through fog or smoke। आगे देखोगे नेक्स्ट, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट।